Assalamualaikum students, we were discussing the topic of hypothesis and today we will discuss types of hypothesis. There are 6 forms of hypothesis. Hypothesis को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम hypothesis को डिस्कस कर चुके हैं कि hypothesis की डिफ़ाइन हमने डिस्कस की, उसके बाद क्या फंक्शंस होते हैं, टाइप्स क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं. आज हमने टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस है, कम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, एसोसिएटिव एंड कैजुअल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिंपल हाइपोथेसिस को. अगर हम सिंपल हाइपोथेसिस को डिफ़ाइन करें, सिंपल हाइपोथेसिस स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? एक बेसिक स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप बताती है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान. जैसे हमने कहा जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उसमें वेरिएबल्स होंगे, तो जो सिंपल हाइपोथेसिस होगा उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ये हमें बताएगा कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो ज़्यादा स्टडी करता है, ज़्यादा घंटे पढ़ता है, तो उसका टेस्ट स्कोर इम्प्रूव होगा. अब जो स्टूडेंट की स्टडी है, कितने घंटे वो स्टडी करता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो स्टडी करने से उसका इफेक्ट किस चीज़ पे आ रहा है? उसके टेस्ट स्कोर्स पे आ रहा है. जिस चीज़ पे इफेक्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो चीज़ इफेक्ट कॉज कर रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो सिंपल हाइपोथेसिस में उसने कहा कि एक प्रीडिक्टर होगा और एक आउटकम होगा. प्रीडिक्टर क्या है? इंडिपेंडेंट, जो प्रीडिक्ट कर रहा है, जो चेंज ला रहा है. और आउटकम क्या है? उसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दिया. जैसे उसने कहा कि हमारा हाइपोथेसिस है चॉकलेट कंजप्शन टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ लिंक्ड है. तो अब चॉकलेट कंजप्शन क्या है? उसकी वजह से पेशेंट किसकी तरफ जा रहा है? टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है. चॉकलेट कंजप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आउटकम उसका क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो सिंपल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप बताती है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान. इसमें एक कॉज और एक इफेक्ट होता है. उसके बाद अगर हम कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस को डिस्कस करें, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस भी एक स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप बताती है. हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के दरमियान. कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान. सिंपल में हमने कहा था एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. कम्प्लेक्स में जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स को इफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो ज़्यादा घंटे स्टडी करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं. अब क्या है इसमें? स्टडी करना और स्लीप, ये दो वेरिएबल्स आ गए, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. उसका हमने कहा कि वो हाई टेस्ट स्कोर्स भी अचीव करेंगे और उनका कंसनट्रेशन लेवल भी ज़्यादा होगा. तो टेस्ट स्कोर्स अचीव करना और कंसनट्रेशन लेवल इंप्रूव होना, ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए. मतलब मल्टीपल अगर कॉज आ जाए या मल्टीपल इफेक्ट्स आ जाएं तो उसे हम कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का नाम देते हैं. कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बताता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान. जैसे रेगुलर एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट है. अब ये क्या है? ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट. इसकी वजह से पेशेंट वेट लॉस में जा सकता है, उसका स्टेमिना इंप्रूव हो सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है. मतलब 3 फैक्टर्स पे इफेक्ट हो रहा है, तो 3 डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं. अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखें तो उसको हम कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का नाम देते हैं. फिर हम बात करते हैं डायरेक्शनल. नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है. वो बताता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये इफेक्ट है, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, या नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल उसने कहा स्लीप डेप्रीवेशन इंक्रीज होने से, स्लीप डेप्रीवेशन, स्लीप की कमी हो गई है, वो इंक्रीज़ होती है, तो क्या है? कोग्निटिव परफॉर्मेंस डिक्रीज़. जितना ज़्यादा आपकी नींद में कमी आएगी, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, कोग्निटिव परफॉर्मेंस है, वो डिक्रीज़ करेगी. एक फैक्टर इंक्रीज़ होने से दूसरा फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है. अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव उसमें है, नेगेटिव कोरिलेशन हाइपोथेसिस है. मतलब इनका जो रिलेशनशिप है वेरिएबल का, ये नेगेटिव है. अब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज़ हो, एक वेरिएबल डिक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशनल हाइपोथेसिस में आता है. तो इतना उसने कहा कि अगर स्लीप डेप्रीवेशन इंक्रीज़ होती है, नींद में कमी इंसान की बढ़ती जाती है, तो उसकी कोग्निटिव परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती है. मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये कौन से कोरिलेशन में जा रहा है? ये नेगेटिव कोरिलेशन में जा रहा है. उसके बाद हम बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस की. नल हाइपोथेसिस की फॉर्म है. इसमें नॉन डायरेक्शनल वो क्या है? ये बताता है कि कोई डायरेक्शन हमें
नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें रिलेशनशिप तो कहता है कि वेरिएबल्स के दरमियान है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता। फॉर एग्जांपल जैसे उसने कहा कैफ़ीन कॉज अ चेंज इन एक्टिविटी लेवल, कैफ़ीन की वजह से एक्टिविटी लेवल में चेंज आता है। तो अब उसने ये हाइपोथेसिस हमें ये नहीं बता रहा कि कैफ़ीन की वजह से एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होगा या कैफ़ीन कंज्यूम करने से एक्टिविटी लेवल डिक्रीज़ होगा, मतलब चेंज इंक्रीज़ हो रहा है या चेंज डिक्रीज़ हो रहा है। रिलेशनशिप कहता है कि इफेक्ट है दो वेरिएबल्स के दरमियान, ये लेकिन इस तरह से नहीं बताता कि वो रिलेशन इंक्रीज़ हो रहा है या ये रिलेशन डिक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्क्रीन टाइम से स्लीप क्वालिटी इफेक्ट होती है। अब ये नहीं बताया गया कि स्लीप क्वालिटी बैड वे में इफेक्ट होती है या गुड वे में इफेक्ट होती है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है या वो डिक्रीज़ होती है। तो जब कोई डायरेक्शन ना बताई जाए रिलेशनशिप की, तो उसे हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस को। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट अ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन द चेंज इन अदर वेरिएबल। ठीक है, द एसोसिएटिव हाइपोथेसिस डिफाइन इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट है, डिपेंडेंट है। देयर इज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी लेवल एंड ओवरऑल हेल्थ। दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन रिलेशनशिप बताया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल हेल्थ के दरमियान क्या है, जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी उतना हेल्थ इंप्रूव होगी। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा एसोसिएशन है, कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन है। एसोसिएशन में सिर्फ ये बताया जाता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं आता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक वेरिएबल के होने की वजह से दूसरा वेरिएबल उस पर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के दरमियान। फिजिकल एक्टिविटी लेवल और हेल्थ के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मतलब दो वेरिएबल्स हैं वो इकट्ठे चेंज होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल की वजह से ही दूसरा वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक होता है स्मोकिंग इफेक्ट लंग कैंसर। ठीक है, कि स्मोकिंग की वजह से लंग्स पे इफेक्ट आता है, ये वो शो करता है, एसोसिएशन शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है कि स्मोकिंग का कोई ना कोई रिलेशन है लंग कैंसर के साथ। लेकिन जब हम कह देते हैं कि स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, तो वो कॉज एंड इफेक्ट में आ जाता है। लेकिन एसोसिएशन में हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताएंगे, कि ये नहीं कहेंगे कि एक वेरिएबल की वजह से ज़रूरी तौर पर दूसरा वेरिएबल हो रहा है, उसी की वजह से चेंज आ रहा है। ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फिर हम कैजुअल हाइपोथेसिस के नाम देते हैं। कैजुअल हाइपोथेसिस को हम कैजुअल हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जो बताती है कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हमने कहा था उसमें जो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस है उसमें हम तो ये कहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन कैजुअल हाइपोथेसिस में हम ये कहेंगे कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे स्ट्रेस कॉज डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन होता है, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट आता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में चेंज लेके आता है या उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं इसे हम कैजुअल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्टडी और इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से टेस्ट स्कोर हायर होगा, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसको हम कैजुअल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट बताया जाए। एक वेरिएबल कॉज हो जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दिया गया, और दूसरा वेरिएबल इफेक्ट हो, तो ये इसमें स्ट्रॉन्गर क्लेम होता है देन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में सिर्फ वेरिएबल्स रिलेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कैजुअल हाइपोथेसिस में एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में ओके हमने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस डिस्कस करना है कि फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन से होते हैं, हाइपोथेसिस किस फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या है? अ हाइपोथेसिस डिवेलप्ड एज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड एन एंटिसिपेटेड रिलेशनशिप डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? जब हम हाइपोथेसिस को क्लियर डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं, मतलब हाइपोथेसिस किसी क्वेश्चनेबल फॉर्म में नहीं होता, एक क्लियर सेंटेंस फॉर्म में होता है। सिर्फ डिक्लेरेशन कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, सिर्फ उसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में लिख देना, एक क्लियर फॉर्म में लिख लेना, डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिख लेना, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बता देना एक सेंटेंस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो ज़्यादा स्टडी करते हैं वो हायर स्कोर अचीव करते हैं, इसको हमने सिंपल एक स्टेटमेंट में लिख दिया। या हम लिखते हैं रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, इसको हम क्लियर एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में आ जाता है, जिसको हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें, क्वेश्चन फॉर्म में ना लिखें, क्लियर एक्सप्रेस करें कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं रिसर्च राइटिंग में। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस की ऐसी फॉर्म जिसमें हम हाइपोथेसिस को
क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट की बजाय क्वेश्चन फॉर्म में। हाइपोथेसिस स्टेटेड एज अ क्वेश्चन रिप्रेजेंट जो सिंपल लेवल है इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन का। इट फेल टू फिट मोस्ट डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इट फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन द लिस्ट। केसेस होते हैं सिंपल इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक क्वेश्चन रेज करके। मतलब हाइपोथेसिस को हम क्वेश्चन फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इससे पता चलता है कि रिसर्चर क्या फाइंड आउट करना चाहता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि क्या ज़्यादा स्टडी करने से टेस्ट स्कोर इंप्रूव होते हैं, तो ये हाइपोथेसिस हम सर्च करना चाह रहे हैं। जब भी एक हाइपोथेसिस क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाएगा, एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन इज, मतलब अगर हम एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें, हाइपोथेसिस को हमने कहा कि अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट लेवल ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो आप डायरेक्टली किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, थ्योरी या ओपिनियन पे रिलाई नहीं कर रहे, खुद कुछ किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट या एविडेंस पे बेस करती है। तो टू टाइप्स हमने देखी, टू फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किए, डिक्लेरेटिव फॉर्म एंड क्वेश्चन फॉर्म। Next, level of significance. In other words, 5% level of significance means the researcher is willing to take as much as 5% risk of rejecting the null hypothesis when it happens to be true. Thus, the significance level is the maximum level of probability of rejecting null hypothesis when it is true and usually determined in advance before testing the hypothesis. हम डिस्कस कर चुके हैं कि null hypothesis क्या होता है और alternative hypothesis क्या होता है। जब हम कहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम null hypothesis का नाम देते हैं। और अगर हम कहते हैं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम सिंपल टर्म में देखें, ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। ये हमें बताता है कि एक रिसर्चर रिसर्च करते हुए कितना रिस्क ले सकता है। मतलब इनकरेक्ट डिसीजन का हो सकता है कि उसका डिसीजन इनकरेक्ट हो, तो अपनी रिसर्च में आपके पास इनकरेक्ट डिसीजन लेने का रिस्क कितना है। जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं तो उसने कहा कि 5% होता है, ठीक है। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, कि हो सकता है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस हो वो ट्रू हो, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना कर रहा हो वेरिएबल्स के दरमियान, लेकिन आप उस ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू आ रहा हो लेकिन आप उसको गलती से रिजेक्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी है कि आप रिजेक्ट कर दो ट्रू नल हाइपोथेसिस को, तो उसे वो आपके पास चांस कितना होता है, रिस्क कितना होता है, मोस्टली जो हम लेते हैं वो 0.055% तक आ जाता है, ठीक है। 5% चांस होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम रिसर्च में, और 0.01 अगर हम बहुत ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी रिसर्च में कि हमारी रिसर्च में बिल्कुल चांस का एरर का चांस नहीं हो सकता, वो हम 0.01 देखते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप 5% चांस रॉन्ग होने का एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अपने रिजल्ट में 95% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एरर कितना को टॉलरेट कर सकते हो अपने रिसर्च में, आप 5% एरर टॉलरेट कर सकते हो। फिर अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात करें, अच्छा टाइप 1 एरर इसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। ये दो तरह के एरर्स होते हैं जो रिसर्च में देखने में आते हैं। टाइप 1 एरर मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि कोई चीज़ ट्रू है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ट्रू नहीं होती। टाइप 1 एरर है फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, कि फॉल्स पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये मेडिसिन वर्क करती है, ठीक है, आप पॉजिटिव रिजल्ट लेते हो, लेकिन एक्चुअल में वो वर्क नहीं करती, तो ये आपका जो रिज़ल्ट है फॉल्स पॉजिटिव है। आप समझते हो कि कोई चीज़ ट्रू है लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू नहीं होती। जैसे प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन उसका रिज़ल्ट गलती से या लैब वो उससे मिस्टेकनली वो पॉजिटिव आ जाता है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव होता है कि वो एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन इसका रिज़ल्ट आप सोचते हो कि वो कोई चीज़ ट्रू है लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू नहीं होती, तो इसे हम टाइप 1 एरर या फॉल्स अलार्म भी कहते हैं या फॉल्स पॉजिटिव का नाम देते हैं। तो दो तरह के एरर हैं जो हम बना सकते हैं। हो सकता है कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, ऐसे ही हो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करता हो लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर दें, तो ये टाइप 1 एरर है। और इनफैक्ट कभी ऐसे भी हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू ना हो लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो टाइप 2 एरर में आ जाता है। टाइप 2 एरर है फॉल्स नेगेटिव, कि कुछ नहीं, आप सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये मेडिसिन वर्क नहीं करती लेकिन इन रियलिटी में वो वर्क नहीं कर रही होती है, तो ये फॉल्स नेगेटिव है। तो टाइप 1 में अगर हम कहें तो टाइप 1 में हम क्या कंक्लूड करते हैं, हमें लगता है कि इफेक्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन रियलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये फॉल्स पॉजिटिव है। और टाइप 2 एरर क्या है, फॉल्स नेगेटिव।
एक और एग्जांपल लें, अगर हम टाइप 1 एरर की, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट कह रहा है कि पेशेंट को कैंसर है, लेकिन एक्चुअली पेशेंट क्या है, हेल्दी है। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया वो फॉल्स पॉजिटिव आया, ये टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर क्या है कि फॉर एग्जांपल टेस्ट हमें बता रहा है कि पेशेंट को कैंसर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में पेशेंट को कैंसर है। तो ये क्या है, आपके पास फॉल्स नेगेटिव है, टाइप 2 एरर है। तो टाइप 1 एरर में क्या है, रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन आप कंक्लूड क्या करते हो कि वो एग्जिस्ट करती है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव समझ लेते हो उसे। लेकिन टाइप 2 एरर में क्या है, आपके पास जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स नेगेटिव होता है। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेप्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें, तो सबसे पहले तो हमने स्टेट करना होता है, दोनों हाइपोथेसिस स्टेट करने होते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस आपका नल है और कौन सा अल्टरनेटिव है। दो तरह के हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। एक हाइपोथेसिस में आप कहते हो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई इफेक्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव में आप क्या कहते हो कि इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नल हाइपोथेसिस बनाते हो कि ज़्यादा घंटे स्टडी करने से टेस्ट स्कोर इंप्रूव नहीं होता, ये आपका नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेटिव आप हाइपोथेसिस बनाते हो कि ज़्यादा घंटे स्टडी करने से टेस्ट स्कोर इंप्रूव होता है। तो जब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट शो कर रहे हो, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ रहा है। जब कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा तो वो क्या है, नल हाइपोथेसिस में आ रहा। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे हमने कहा कि हम कितना एरर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हमने कहा 5% एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं टेस्ट वैल्यू, एप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट है, जी टेस्ट, आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टेस्ट चूज़ करना है, ठीक है। ये आपको टेस्ट वैल्यू देता है। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी वैल्यू चेक करते हैं। पी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि आप जो ऑब्जर्व रिजल्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस के। रिसर्च में अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो लक से हो रही है, बाय चांस रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, या वो रियल डिटेक्शन से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं, जैसे हम कॉइन फ्लिप करते हैं, ठीक है, उसमें चांस होता है हेड भी आने का और टेल भी आने का। 50% चांस हेड आने का होता है, 50% चांस टेल आने का होता है। इस तरह हम जो हम लूडो में डाइस है वो रोल करते हैं, तो उसमें आपके पास 6 आने के चांसेस कितने होते हैं, मतलब या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब 6 आने के चांसेस 1 है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वेदर फोरकास्ट है, वो हमें बताता है कि 30% चांस है रेन होने के कल। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये चांस है कि कितना चांस है कोई भी चीज़ रिसर्च में होने का। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम एक न्यू मेडिसिन ट्राई करते हैं, हम 100 पेशेंट को एक न्यू मेडिसिन देते हैं, ये देखने के लिए कि इस मेडिसिन से फीवर कम होता है या नहीं होता। टेस्ट करने के बाद जो पी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, वो 0.02 आती है। 0.02 का मतलब है कि सिर्फ 2% चांस है कि मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो जो प्रोबेबिलिटी है वो जो रिज़ल्ट आया वो बाय लक आया, ठीक है। 0.02 बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि मेडिसिन एक्चुअल में वर्क कर रही है, बाय लक इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर प्रोबेबिलिटी उसी में 0.20 आ जाती है, मतलब 20% चांस आ जाता है कि जो रिज़ल्ट है वो बाय चांस हुआ है, बाय लक से वो उसका फीवर रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। तो आप श्योर नहीं हो सकते कि वाकई में ये मेडिसिन वर्क करती है या नहीं करती। तो ये हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू में चेक करते हैं। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, एंड नेक्स्ट हम रिजल्ट समराइज करते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेजर्स। A testable hypothesis is one that clearly predicts the relationship among variables and contain variable। एक testable hypothesis वो होता है जो relationship भी predict करता है और वो variables contain करता है जो measurable होते हैं, ठीक है। statistical analysis सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ सपोर्ट करता है उन रिजल्ट को कि hypothesis करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में, स्टैटिस्टिकल मेजर में हम अपने वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फिर चेक करते हैं कि अगर 2 ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स के दरमियान हम वो कर रहे हैं, मतलब
दो ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान हम हाइपोथेसिस चेक कर रहे हैं, तो उसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं हमारे रिसर्च में। अगर 2 ग्रुप्स हैं उसमें टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है, अगर मोर देन 2 ग्रुप्स आते हैं तो उसमें एनोवा अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम और मेल और फीमेल का टेस्ट स्कोर वो चेक कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास क्या आएगा, टी टेस्ट आएगा। और अगर आप मीन चेक कर रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स का, तो उसमें हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो स्टैटिस्टिकल मेजर में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स का मीन्स कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारे पास टी टेस्ट से करेंगे, और अगर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स का मीन कंपेयर कर रहे हैं तो वो हम एनोवा के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेजर्स में, इसमें हमारे पास लेवल ऑफ मेजरमेंट आ जाते हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या आ जाता है, हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आ जाता है, ऑर्डिनल आ जाता है, इंटरवल या रेशियो आ जाता है। कैटेगोरिकल क्या होता है, इसे नॉमिनल डाटा भी कहा जाता है, जब डाटा को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, मतलब मेल फीमेल या ब्लड टाइप है, ए ब्लड है, बी ब्लड है, ए बी है, ओ है, रिलीजन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं डाटा को, तो उसको कैटेगोरिकल डाटा का नाम दिया जाता है। ऑर्डिनल में क्या आ जाता है, डाटा को जब हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं विद ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम रैंकिंग शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रिजल्ट सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये ऑर्डर में आ जाता है, तो उस डाटा को हम ऑर्डिनल डाटा का नाम देते हैं। इंटरवल या रेशो, जिसमें हम ऑर्डर डाटा हो, डाटा ऑर्डर्ड फॉर्म में हो लेकिन इक्वल इंटरवल्स के साथ हो, लेकिन इसमें कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट ना हो। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर ज़ीरो पे भी है तो टेम्परेचर इंक्लूड हो रहा है, वो ट्रू ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल इंटरवल पे आ रहा है, टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, ऐसे IQ स्कोर्स हैं, तो ये हमारे पास इंटरवल डाटा में आ जाता है।